हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडीज बडी। गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार सुधा डेयरी यानी कॉम्फेड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस का पार्ट 4। जय दोस्तों, ये पार्ट 4 है, तो बाकी के अगर आपने 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे भी जाके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके क्वेश्चंस को। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि समुद्र तल पर स्मॉल जी का प्रमाणिक मान होता है। तो समुद्र तल पे स्मॉल जी का प्रमाणिक मान कितना होता है? तो ये होता है आपका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जी का प्रमाणिक मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यह मान समुद्र तल तथा 45 डिग्री अक्षांश पर होता है। 45 डिग्री अक्षांश पर भी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है और समुद्र तल पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सत्य है? बोल रहा है भूमध्य रेखा पर स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान अधिकतम होता है। तो ये कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है? तो ये गाइस, ये दोनों कथन जो है सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों कथन क्या है? सत्य है। भूमध्य रेखा पर जो जी का मान होता है न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। जी स्मॉल जी कहने का मतलब कि ये क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण का है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के बारे में बोला जा रहा है कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम होता है और ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः वर्तमान गति से कितना गुना अधिक से घूमने लगी ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार जो है शून्य होने के लिए पृथ्वी की जो गति है वो अपनी खुद की गति जो अभी वर्तमान में है उसकी 17 गुना होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। 17 गुना गति से अगर घूमेगा तो जो वस्तु जो भूमध्य रेखा पर रखी गई है उसका मान शून्य हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान जो है बढ़ता है। अगर पृथ्वी जो है कम गति से घूमेगी तो पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ेगा। ठीक है, और घूर्णन गति बढ़ने पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो इसका भार क्या होता है? तो इसका भार ऊपर से जब गिराई जाती है तो उसका भार क्या रहता है? तो भार जो है अपरिवर्तित रहता है, भार में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं पांचवा, कि पृथ्वी का पलायन वेग है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि पृथ्वी का वो पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, और यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि यदि पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या इससे अधिक वेग के ऊपर से किसी भी दिशा में फेंका जाए तो वह वस्तु फिर पृथ्वी पर ही वापस नहीं आएगी, सॉरी, पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। यानी कि पलायन वेग कहने का मतलब कि हमारे गुरुत्वाकर्षण से की पकड़ से ऊपर हो जाना। हमारा अगर ये पृथ्वी है या हमारा ये गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है पृथ्वी पे, अगर हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से या फिर इससे ऊपर की स्पीड से कोई भी वस्तु फेंकेंगे तो वो हमारे जो अंतरिक्ष अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाएगी, हमारे बाह्य मंडल से ऊपर निकल जाएगी, वो हमारे पृथ्वी पर दोबारा नहीं आएगी। ठीक है, लौट के अगर इससे कम स्पीड में फेंकेंगे तो ये जो है ऊपर जाके फिर से नीचे पृथ्वी पर ही गिर जाएगी हमारे गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि चंद्रमा को सॉरी पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? तो पेंडुलम को अगर हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी समय अवधि जो है वो बढ़ जाएगी। पेंडुलम जो है ज़्यादा समय लेगा अपना एक प्रक्रिया पूरा करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि किसी तुल्यांकी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी भी तुल्यांकी कोई भी अगर हम उपग्रह प्रक्षेपित करते हैं तो उसको जो स्थापित किया जाता है कक्षा में, उसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी होती है ये आपको बताना है। तो ये होता है 36,000 किलोमीटर। ठीक है, कितना होता है? 36,000 किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुल्यांकी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि 24 घंटे होते हैं। तुल्यांकी उपग्रह का उपयोग रेडियो एवं टीवी प्रसारण में, दूरसंचार में, मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए किया जाता है।
ये जो तुल्यांकीय उपग्रह है उसे आर्टिफिशियल बनाया जाता है, और इन चीज़ों के लिए टीवी, रेडियो, दूरसंचार, मौसम संबंधी भविष्यवाणी करने के लिए स्थापित किया जाता है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि ग्रहों की गति से संबंधित नियम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ग्रहों की गति से संबंधित नियम जो था केपलर ने दिया था, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि द्रव की पांचवी अवस्था निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो द्रव की जो पांचवी अवस्था होती है वो बोस आइंस्टीन संघनी कहलाती है। बोस आइंस्टीन संघनी कहलाती है द्रव की पांचवी अवस्था। और द्रव की जो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा कहलाती है। चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा क्या कहलाती है? चौथी अवस्था कहलाती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि समानांतर द्रव की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। द्रव की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था होती है, और पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन संघनी कहलाती है, जिसे सत्येंद्र नाथ बोस एवं अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1924 में घोषणा की, जिसे वैज्ञानिक द्वारा 1995 में पूर्णतः स्थापित किया गया। इसे द्रव की पांचवी अवस्था कहते हैं। ठीक है। बोस आइंस्टीन संघनी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे सत्येंद्र नाथ बोस उसमें थे और अल्बर्ट आइंस्टीन थे, तो इन दोनों के नाम का मिलाकर बोस आइंस्टीन संघनी कहलाता है, जिन्होंने 1924 में इसकी घोषणा की थी, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा 1995 में पूर्णतः स्थापित करके इसे लागू किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और आपके ना सिर्फ इस एग्जाम के लिए बल्कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जिसमें आपका साइंस पूछा जाएगा। चाहे आपका वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी चीज़ का एग्जाम हो जिसमें अगर पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी जानते हैं, अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे किसी भी कंपटीशन का, तो आप लोग जानते होंगे कि आपका जो ये साइंस के क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इसी बात पे एक लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी जो होता है वीडियो उसका लिंक सबसे पहले हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत किसी पदार्थ पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। यह किसका नियम है? तो प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत किसी पदार्थ पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। यह नियम जो है आपका हुक का नियम है। ठीक है। यह किसका नियम है? यह हुक का नियम है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुक का नियम। यहाँ से देख सकते हैं कि यंग प्रत्यास्था गुणांक पदार्थ की कठोरता दर्शाता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या दर्शाता है? पदार्थ की कठोरता दर्शाता है, अर्थात कोई पदार्थ कितनी आसानी से मोड़ा या खींचा जा सकता है, यह यंग प्रत्यास्था गुणांक के द्वारा पता लगाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 11वां की निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका यंग प्रत्यास्था गुणांक सबसे अधिक होता है? तो यंग प्रत्यास्था गुणांक सबसे अधिक होने का मतलब क्या है कि वो सबसे ज़्यादा कठोर होता है। कठोर सबसे ज़्यादा अधिक जब भी पूछेगा तो हम क्या खोजेंगे? सबसे कठोर पूछेंगे। और सबसे जो अगर पूछेगा कि सबसे कम किसका होता है तो सबसे लचीला पूछेंगे। ठीक है। लचीला समझेंगे कि पूछ रहा है। तो अभी क्या पूछ रहा है हमसे? अब सबसे कठोर पूछ रहा है अभी हमसे। तो सबसे कठोर कौन सा है? सबसे कठोर हमारा हीरा होता है। यहाँ पे क्रम में सजाया गया है कि सबसे कठोर हीरा है, उसके बाद स्टील, उसके बाद सीसा, उसके बाद रबड़ है। जो इस चारों में दिया गया है, इन चारों में सबसे कठोर होता है हीरा, उसके बाद है स्टील, उसके बाद शीशा, उसके बाद रबड़। और पूछा गया क्या रहा है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक सबसे अधिक किसका है? तो इसमें अधिक हीरा का है और कम किसका है? रबड़ का है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्र के प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर सतह से ऊपर होता है? कितना भाग सतह से ऊपर होता है? तो वैसे अगर ये समुद्र का पानी है, अगर इस पे बर्फ जमा हुआ है, कोई बर्फ जो है वो इस तरह से जमा रहता है कि आपका जो है 10 भाग, एक भाग ऊपर और 1/10 भाग रहता है जो कि ऊपर रहता है। एक भाग ऊपर और 9 भाग नीचे 9 भाग नीचे रहते हैं। तो 1/टोटल 10 में से 1/10 भाग जो है रहता है, यानी कि आपका 12 नंबर ऑप्शन का 1/10 भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। कभी भी अगर समुद्र के पानी में ना कह के अगर कोई बोल दे कि ग्लास में पानी रखा गया है,
एक ग्लास में जो है पानी रखा गया है, उसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाला गया है, तो वो कितना भाग ऊपर बचेगा? तो 1/10 भाग ऊपर बचेगा। और अगर पूछ दिया जाएगा कि कितना भाग पानी के अंदर चला जाएगा, तो ये 9/10 भाग पानी के अंदर चला जाएगा। 9/10 भाग पानी के अंदर चला जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व निम्नलिखित में से किसके उपकरण से मापा जाता है? पदार्थ का जो आपेक्षिक घनत्व होता है निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापा जाता है? तो देखिए, पदार्थ के जब भी आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो हम हाइड्रोमीटर के पास करेंगे। और आपेक्षिक अगर आर्द्रता हमसे पूछ ले, क्या पूछ ले? आपेक्षिक आर्द्रता अगर पूछ ले तो हम हाइग्रोमीटर के पास जाएंगे। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? फिलहाल आपेक्षिक घनत्व पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर हो जाएगा। और अगर अपेक्षिक आर्द्रता पूछता तो हमारा क्या आंसर हो जाता है? हाइग्रोमीटर हो जाता। तो यहाँ पे हाइड्रो और हाइग्रोमीटर में आपको अंतर समझना है। आपेक्षिक घनत्व हमारा हाइड्रोमीटर और आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर प्लावन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हाइड्रोमीटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्लावन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन को देख लेते हैं कि द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर द्रव का हम ताप बढ़ाएंगे तो हमारा पृष्ठ तनाव जो है अधिक हो जाएगी। ठीक है, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये अधिक हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, कम होता है और क्रांतिक कोण पर शून्य हो जाता है। सर, यहाँ पे आंसर आपका बी होगा, जो ये ए नहीं होगा। द्रव्य का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का ताप क्या होगा? कि पृष्ठ तनाव पर पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। द्रव्य का अगर ताप हम बढ़ाएंगे, द्रव का अगर ताप बढ़ाएंगे, ताप हम इंक्रीज करेंगे, तो हमारा पृष्ठ तनाव जो है कम होगा। क्या होगा? कम होगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव यानी कि समझ सकते हैं कि जो तनाव होता है, जो सिकुड़ना होता है वो कम होगा, वो फैलाव उसमें होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि द्रव्य का ताप बढ़ने पर कम हो जाता है और क्रांतिक कोण ताप बढ़ने पर शून्य हो जाता है। अगर द्रव का ताप हम बढ़ाएंगे तो क्रांतिक कोण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठ तनाव के उदाहरण है? तो पृष्ठ तनाव के हमें उदाहरण बताना है। तो पृष्ठ तनाव का जो उदाहरण देख सकते हैं कि बोल रहा है कि पतली सुई का पानी पर तैरना। अगर पतली सुई हमारा पानी पर तैर रही है तो ये हमारा पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। गरम सूप स्वादिष्ट लगना भी एक जो है हमारा पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़ा हो बनना, ये भी एक पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। यानी कि उपयुक्त में से सभी जो है हमारे पृष्ठ तनाव के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए जो हम प्रयुक्त करते हैं वो हमारा है दाब विद्युत पदार्थ। ठीक है, दाब विद्युत पदार्थ जो है उन्हें हम यूज करते हैं किस लिए? पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए। पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने में ताप विद्युत पदार्थ जैसे क्रिस्टल हो गया, सिरेमिक्स हो गया आदि का उपयोग किया जाता है। ये क्या करते हैं? जो हमारा पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? तो कौन सी तरंग है जो प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? तो ये है हमारी एक्स तरंग। ठीक है, एक्स तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है, हमारा एक्स तरंग है। और यहाँ पे फोटोन ऊर्जा का क्रम देख सकते हैं कि ये कौन ज़्यादा ले जाती है। तो फोटोन ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा एक्स किरण ले जाती है, उसके बाद आती है प्रकाश तरंगे, उसके बाद आती है सूक्ष्म तरंगे, और सबसे कम जो ले जाती है वो है हमारे रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे सबसे कम लेके जाती हैं हमारा फोटोन ऊर्जा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो कौन इसमें से विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो यहाँ पे एक्सरे देख सकते हैं, है सूक्ष्म तरंग है, दृश्य तरंग है, ध्वनि तरंगे है। तो कौन सी हमारे पूछ रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो हमारी ध्वनि तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग की ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है? तो ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है? तो जो ध्वनि की प्रबलता है वो इसके आयाम से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता जो है इसके आयाम से संबंधित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 20वां क्वेश्चन अगर आप लोग देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित आवृत्ति परिसरों में कौन सी मानव के कान के लिए संवेदी है?
मानव के कान के लिए संवेदी है, तो इसको मैं बताता हूँ कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 से 20,000 हर्ट्ज जो है मानव के कान के लिए संवेदी यानी कि सहनीय है, सुना जा सकता है 20 से 20,000 तक। ठीक है, आगे देख सकते हैं यहाँ पे बात बात कर लेते हैं कि आवृत्ति परिसर की यहाँ पे बात की है, लेकिन यहाँ पे हम ध्वनि तरंगों की बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं अश्रव्य तरंगे जो होती हैं वो 20 हर्ट्ज से कम की होती हैं। अश्रव्य तरंगे कौन सी होती है? जो 20 हर्ट्ज से कम की होती है, जिसे मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता। जो अश्रव्य तरंगी होती है 20 हर्ट्ज से कम की होती है और इसे मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता है, ये काफी कम होती है। और जो श्रव्य तरंगी होती है जो कि हम सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। आवृत्ति वाले तरंग होते हैं और इसे मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है, इसे हम सुन सकते हैं, जो कि सर्व तरंगे होती है और ये 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। और नेक्स्ट देख सकते हैं कि जो हमारी पराश्रव्य तरंगे हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंग होते हैं, इसे मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता है। इसका उपयोग सोनार, ईसीजी या अल्ट्रासोनोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि कौन सा मिलान सही है, सॉरी कौन सा मिलान गलत है। आपको इसमें कौन सा मिलान गलत है ये बताना है। तो आप अगर देख सकते हैं तो एक्स विकिरण की खोज यहाँ पे रोंटजन ने की थी, तो ये तो बिल्कुल सही है। गामा किरणों की खोज बैकुरल ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। दृश्य विकिरण की खोज हार्सेल ने की थी, ये गलत है। और लघु रेडियो तरंगे की खोज हेनरिक ने की थी, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे गलत क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। दृश्य विकिरण की खोज हार्सेल ने नहीं की थी। दृश्य विकिरण की खोज हार्सेल नहीं की थी, किसने की थी? न्यूटन ने की थी। किसने की थी? न्यूटन ने की थी। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। यहाँ पे दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बोल देता हूँ ताकि याद हो जाए। एक्स विकिरण की खोज जो है एक्स किरण की वो रोंटजन ने की थी, गामा किरणों की बेकुरल ने, दृश्य किरणों की न्यूटन ने और लघु रेडियो तरंग की हेनरिक ने। ठीक है, अब आपको याद हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। अगर हम वस्तु की मात्रा बदलते हैं तो अपरिवर्तित रहता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो घनत्व है वो अपरिवर्तित रहता है, बाकी सभी चीजें परिवर्तित हो जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, घनत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे 23वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। अगर हम बर्फ पर स्केटिंग करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि दाब बढ़ने पर जो दाब हम बढ़ाते हैं तो बर्फ का जो गलनांक है वो क्या होता है? वो घटता है। ठीक है, दाब बढ़ने पर अगर हम बर्फ लेकर उसको उस पे दाब अगर बढ़ाएंगे तो वो जो है कम गलेगा, ये आप लोग भी जानते हैं अच्छे से। अगर बर्फ की सीली को देखा होगा आपने तो उसे जो है एक न्यूनतम दाब पर दबाया जाता है, तब वो सीली बन के तैयार होती है, उसे ठंडा किया जाता है। तो उसी तरह से अगर हम बर्फ को दबाएंगे तो उसका जो गलनांक है वो कम होगा। आप लोग अच्छे से इसे ध्यान में रखिएगा कि बर्फ का गलनांक जो है घटता है, बर्फ पर स्केटिंग करना यही प्रदर्शित करता है। और 24वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेक का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। तो देखिए, जब भी आपसे द्रव चालित ब्रेक पूछा जाएगा तो आप सीधे आंसर कीजिएगा आपका पास्कल का नियम। ठीक है, जब भी आपको द्रव चालित ब्रेक या फिर द्रव चालित कोई भी चीज आपको दिखेगा, द्रव चालित हाइड्रोलिक दिखेगा, तो भी आप इसे पास्कल का नियम बताइएगा। क्योंकि द्रव्य चालित ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक सिस्टम हो गया, आप लोगों ने देखा होगा हाइड्रोलिक सिस्टम, ये सारी चीजों की खोज आपके पास्कल ने की थी। ये पास्कल का नियम के अनुसार द्रव्य चालित चीजों का उन्होंने बनाया था। तो स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेक हो गया, इसका इस्तेमाल जो है पास्कल के नियम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि लोलक की आवर्तकाल, जो लोलक का टाइम पीरियड होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो जो लोलक का आवर्तकाल होता है वो आपके लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, उसकी लंबाई कितनी है लोलक की, इस पर निर्भर करता है लोलक का आवर्तकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 26वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो अगर किसी सरल लोलक है उसकी लंबाई जो है 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो उसका आवर्तकाल जो है घट जाएगा, 2% बढ़ जाएगा।
2% बढ़ जाएगा, उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। मैंने क्या बताया था कि अगर आप उसकी लंबाई बढ़ती है तो उसका आवर्तकाल भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, किसी सरल लोलक का अगर आवर्तकाल सरल लोलक का लंबाई बढ़ेगा तो उसका आवर्तकाल बढ़ेगा, लेकिन लंबाई अगर 4% बढ़ती है तो आवर्तकाल कितना बढ़ेगा, 2% बढ़ेगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अभी आगे ऊपर ही मैंने हुक का आपको नियम बताया था, तो हुक का जो सिद्धांत है वो प्रत्यास्था से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था कि यंग प्रत्यास्था जैसे है, यंग प्रत्यास्था वो क्या बताती है, यंग प्रत्यास्था जो है वो बताती है किसी चीज की कठोरता, जैसे कि हीरा के सबसे प्रत्यास्था अधिक होती है और रबड़ की कम होती है, तो यही प्रत्यास्था से संबंधित है हुक का नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि एक द्रव्य बूंद गोलियां आकार धारण कर लेती हैं। एक द्रव्य बूंद गोलियों का आकार धारण कर लेती है, इसे गोल हो जाती है, ये किसके कारण होता है। तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है और आप लोग अच्छे से इसे टिक कर सकते हैं। ये जो है पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव जो है किसी चीज को अपने में संकुचित कर देता है, उसे संकुचित कर देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। गाइस आगे तक अगर आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फटाक से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी के सारे मॉक टेस्ट जो मैंने कराए हुए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें भी आप लोग जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नहीं तो आपको यहाँ पे आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे आई बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए आई बटन पे, तो आपको सारे जो है प्रैक्टिस सेट का जो है मिल जाएगा प्लेलिस्ट। ठीक है, 29वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल मात्रा निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है आपका ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्य द्वारा हटाए गए ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि तरंग का वेग भी, आवृत्ति एन तथा तरंग दैर्घ्य ए का संबंध दिया गया है। तो गाइस फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है तरंग का वेग बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, तरंग धैर्य होता है, यानी कि v इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू ए होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर आप ए देखेंगे तो v इक्वल टू एन इंटू ए आपको दिख रहा होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका संबंध दिया गया है, वेग बराबर क्या होता है, तरंग का वेग बराबर होता है आवृत्ति गुने तरंग धैर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि वेंटूरी मीटर, जो वेंटूरी मीटर होता है इससे क्या ज्ञात किया जा सकता है। तो वेंटूरी मीटर आपका संबंधित है द्रव के प्रवाह से। ठीक है, वेंटूरी मीटर आपके किससे संबंधित है, द्रव्य का प्रवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब भी आपको वेंटूरी मीटर दिखेगा तो आप क्या टिक करेंगे, द्रव्य का प्रवाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि यांत्रिक तरंगे जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं संचरित होती हैं, जो यांत्रिक तरंगे होती है किसमें संचरित होती हैं, तो ये संचरित होती हैं आपकी केवल ठोस में, केवल द्रव्य में और केवल गैस में, यानी कि सभी में ये संचरित होती हैं। उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये ठोस, द्रव और गैस में सभी में संचरित होती हैं, जो हमारी मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यानी कि यांत्रिक तरंगे होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यांत्रिक तरंगे वे तरंगे हैं जो ठोस, द्रव एवं गैस में संचरित होती हैं। इससे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जो अयांत्रिक तरंगे हो या विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, यहाँ पे पहले हमने यांत्रिक तरंगों के बारे में जाना। क्या जाना है यांत्रिक तरंगों के बारे में, तो यांत्रिक तरंगे यानी कि मैकेनिकल वेव्स के बारे में ये है कि ठोस, द्रव और गैस सभी में संचरित होती है और इसे चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और यहाँ पे अयांत्रिक के बारे में अगर देखते हैं तो अयांत्रिक के बारे में देखिए कि यहाँ अयांत्रिक तरंगे जो है या विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो अयांत्रिक तरंगे हैं उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी संचरण कर सकते हैं। यह तरंगे निर्वात में भी संचरित होती हैं, जैसे प्रकाश तरंगे हो गया, रेडियो तरंगे हो गया, एक्स तरंगे हो गया, ये सारी अंतरिक्ष में भी काम करती हैं, यानी कि निर्वात में भी, जहाँ शून्य है, वैक्यूम है, वहाँ भी कार्य करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल क्या होती है दोस्तों, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है 3 × 10⁸, 3 ×
10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, यानी कि प्रकाश की चाल भी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तरंग शून्य से शून्य में संचरित नहीं हो सकता है। तो शून्य में कौन सा तरंग संचरित नहीं हो सकता है? शून्य कहने का मतलब यहाँ पे निर्वात कहा जा रहा है। निर्वात यानी कि वैक्यूम। वैक्यूम में आपका कौन सा संचरित नहीं हो सकता है? तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो वैक्यूम में संचरित नहीं हो सकती है। इन्हें जो है ध्वनि तरंगों का एक माध्यम चाहिए संचरित होने के लिए। एक क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि यदि लिफ्ट लिफ्ट से नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, अर्थात जो त्वरण है जी के मान से अधिक हो, तो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति को क्या महसूस होगा? तो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति क्या होगा? तो ये होगा आपका कि लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति कि फर्श से उठकर उसकी छत पर जा लगेगा। यानी कि कहने का मतलब अगर आप लोग समझेंगे कि अगर ये लिफ्ट है, बोला जा रहा है कि लिफ्ट के नीचे उतरते समय अगर लिफ्ट लगातार नीचे जा रहा है, लगातार नीचे जा रहा है, एकदम शून्य के द्वारा नीचे जा रहा है, और त्वरण जो है गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो गया है, मतलब कि इसका जो गुरुत्वाकर्षण का मान हमारा होता है 9.8, उससे अधिक हो गया है। अगर उससे अधिक यानी कि 9.8 से अधिक हो गया है, यानी कि ये शून्य की स्थिति में है, ये लगातार नीचे गिर रहा है, नीचे उतर नहीं रहा है, नीचे गिर रहा है, तो हमारा जो वेट होगा वो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जो इसमें व्यक्ति खड़ा है उसका जो वेट होगा वो शून्य हो जाएगा इस व्यक्ति का, और ये जाके इसकी छत से जा लगेगा। ठीक है, इसकी छत से जाके लगेगा, उस वो जाके टकरा जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, 36वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात्रि दृष्टि उपकरण मतलब नाइट विजन में किया जाता है। आप लोगों में से बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर इंग्लिश बहुत ज़्यादा, हिंदी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रहा है, तो नाइट विजन में यहाँ पे किया जाता है, यानी कि आपका रात्रि दृष्टि उपकरण में। तो ये होती हैं हमारी अवरक्त तरंगें। ठीक है, अवरक्त तरंगों का जो हमारा प्रयोग है वो नाइट विजन में यानी कि रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक्स तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? जो एक्स तरंगे हैं, एक्स तरंगों के बारे में हमने ऊपर भी बात किया है। तो एक्स तरंगे किस तरह की तरंगे हैं? तो ये एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं जो सबसे ज्यादा फोटोन ऊर्जा खपत करती हैं, एक्स तरंगे। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? आपको ये क्वेश्चन बहुत जगह मिला होगा, आप कंफ्यूज भी होंगे, तो आज आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। जो पृष्ठ तनाव होता है वो अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण होता है। कभी भी असंजक बल आप मत मारिएगा, आपका संसंजक बल के कारण होता है पृष्ठ तनाव। कभी भी आप लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक कीजिएगा, संसंजक बल को। क्या कहा? संसंजक बल को आप टिक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं 39वां क्वेश्चन की लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो ये उठता है केशिकत्व के कारण, केशिकीय घटना के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, केशिकीय घटना या फिर केशिकत्व के कारण। जब भी कोई भी चीज ऊपर उठने की बात करेगी द्रव्य के रूप में, तो हम ये क्या हो जाएगा? केशिकत्व या केशिकीय घटना के कारण होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और 40वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि पानी की बूंद का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? पानी की बूंद का जो है तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या होता है? तो ये होता है आसंजक बल का अभाव। क्या होता है? आसंजक बल का अभाव होता है, जिसके कारण जो है पानी की बूंद तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकती है। और आज का एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए 41वां रखा हुआ है कि इसे आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, और इसका आंसर मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। यहाँ पे यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? अचानक अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त हो जाएगा तो कौन सा कथन सही होगा? इसके बारे में मैंने डिस्कशन भी किया है लिफ्ट में व्यक्ति वाले बात पे, तो उससे भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसे आप ऑप्शन पढ़ लीजिए कि वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा, या फिर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इससे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसका आंसर भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।